स्टूडेंट्स, बेटा हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो इसके अंदर हम हाफ चैप्टर कल कर चुके हैं। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, आपने सभी ने वीडियो देखी होगी और सभी को समझ में आ गई होगी। तो बेटा आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट आगे करते हैं। तो देखिए कल हम हाफ चैप्टर से कर चुके थे, तो आज हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है भूगोल की शाखाएँ। देखिए बच्चों, आज हम भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भूगोल की शाखाएं हैं, इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है। जो चित्र 1.1 के अंदर दिया गया है उसको आपको एक बार फिर से देखना है। तो उसमें वही सब कुछ दिखाया गया था। देखो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जो डायग्राम 1.1 है, इसके अंदर देखिए क्या बताया गया था। ये देखिए, ये क्या है सारा बेटा, जो भूगोल का क्षेत्र है, मतलब भूगोल क्या है, सिर्फ अकेला एक सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि जो भूगोल है वो अकेला नहीं है। भूगोल जितने भी चैप्टर, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का अंश आता है, भूगोल का अंश आता है। तो ये भूगोल के जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र है वही इसकी शाखाएं हैं। जो भूगोल है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बटा हुआ है। ये मैंने आपको कल भी बताया था बेटा। ये देखिए, जो अकेला जो भूगोल है, ये जो ज्योग्राफी है, ये इन सब से जुड़ा हुआ है। इन सब के अंदर कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का अंश दिखाई देता है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट डिस्कस करना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके लिए आपको क्या है, ज्योग्राफी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स को कर सकते हैं। ओके बेटा, आगे देखिए अब। तो आगे देखिए इसके अंदर, तो भूगोल की शाखाओं में जो भूगोल है वो क्या है, अंतर शिक्षण के अंदर, मतलब जो भूगोल है वो क्या है बेटा, अंतर शिक्षण, मतलब वो क्या है, अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। उसके लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर सारे सब्जेक्ट्स को करना है तो भूगोल की होनी चाहिए, और भूगोल के साथ साथ हमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी होनी चाहिए। तो इस आधार पर जो ज्योग्राफी है उसको मेन दो उपागम के अंदर बांटा गया है। दो मुख्य इसके उपागम बताए गए हैं। फर्स्ट क्या है बेटा, विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल, और सेकंड है प्रादेशिक भूगोल। तो इसे दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए इन दोनों के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना बेटा। विषय वस्तु उपागम क्या है, तो देखिए विषय वस्तु उपागम के अंदर क्या बताया गया। जो विषय वस्तु यानी कि जो फर्स्ट नंबर है, इस उपागम के बारे में किसने बताया था, एक जर्मन के एक भूगोलवेता थे, उनका क्या नाम था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो जर्मन के भूगोलवेता थे, उन्होंने 1859 ये इनका 1769 से 1859 इनका बर्थ और डेथ समय दिया गया है। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो भूगोल है वो विषयगत है, यानी कि वो क्रमबद्ध भूगोल है। उसमें इन्होंने भूगोल का जो फर्स्ट पार्ट था, क्रमबद्ध भूगोल, उसके बारे में बताया था। और जबकि जो प्रादेशिक यानी कि जो सेकंड नंबर का है, उसके बारे में किसने बताया था, ये भी कहाँ के थे, ये भी जर्मन के थे, और इनका क्या नाम था, कॉर्ल रिटर ने इनके बारे में इसके बारे में बताया था। कॉर्ल रिटर ने जो सेकंड पार्ट है प्रादेशिक भूगोल, उसके बारे में बताया था। ओके, अब देखिए बेटा ये दोनों होते क्या हैं। तो देखिए जो फर्स्ट है आपका विषय वस्तु उपागम या क्रमबद्ध भूगोल, इसके दो नाम है, विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल। तो जो विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल है, उसमें देखिए क्या बताया गया है। छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। जैसे इसमें विषय वस्तु उपागम में क्या आता है, इसके अंदर किसी एक टॉपिक को लेकर, उसके ऊपर एक टॉपिक यानी कि एक तथ्य को लेकर और पूरे विश्व के लेवल के ऊपर उस पर क्या है, अध्ययन किया जाता है, पूरे विश्व की स्टडी की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब आप विश्व तो चलो बहुत बड़ा हो गया बेटा, आप अपने भारत को ही ले लीजिए। भारत से एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर हम भारत का कोई भी एक स्टेट ले लेते हैं, जैसे हमने हरियाणा ले लिया, ठीक है। अब हरियाणा के अंदर जो एक टॉपिक है, मतलब हरियाणा हमने ले लिया, तो हरियाणा के अंदर जो एक टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक जैसे हमने जलवायु का ले लिया या मिट्टी का ले लिया, तो जो हमने एक टॉपिक लिया है वो हम पूरे हरियाणा के अंदर जो जलवायु है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे हरियाणा की जलवायु कैसी है, कितनी, या उसकी वहाँ की मिट्टी कैसी है, मतलब जो हमने एक टॉपिक लिया है हम
उसी एक टॉपिक के बारे में, सिर्फ उस एक स्टेट की एक ही टॉपिक के बारे में, या अगर हम इंडिया के बारे में कर रहे हैं तो उसमें पूरे भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, किस प्रकार की है, या अगर वर्ल्ड का कर रहे हैं तो हम पूरे वर्ल्ड की जलवायु कैसी है, कितने टाइप की जलवायु है, कौन कौन से समय के अंदर कौन कौन से इसमें परिवर्तन होते हैं। तो अगर हम मतलब इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ एक तथ्य के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर हम इसमें डिस्कस करते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम उसे कहा गया है। समझ में आ गया। अब इसके अपोजिट देखिए, अब जो दूसरा है वो क्या है बेटा, प्रादेशिक उपागम। अब प्रादेशिक उपागम के अंदर देखिए, ये इसमें एग्जाम्पल देके समझाया गया है, मैंने आपको अपने तरीके से एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए जो प्रादेशिक उपागम है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमित स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रादेशिक उपागम देखिए बेटा क्या होता है, जैसे उसमें तो क्या था, हमने जैसे एक एरिया ले लिया, और जैसे हमने राजस्थान ले लिया, हरियाणा ले लिया, तो उसका हम क्या है, सिर्फ जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है बेटा, प्रादेशिक उपागम में क्या होता है, जैसे हमने पर्टिकुलर एक एरिया लिया है, हमने हरियाणा ले लिया, अब हरियाणा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जैसे मिट्टी है, जलवायु है, वन है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पर्वत पठार मैदान, और मतलब जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन एरिया सिर्फ वही एक लेना है, उसमें भी क्या था बेटा, एरिया एक ही लेना था, लेकिन उस एक एरिया की सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कस करना था, डीप स्टडी करनी थी। इसमें क्या है, इसमें भी एरिया तो एक ही लेना है, लेकिन उसके अंदर क्या है, जितने भी टॉपिक्स उससे रिलेटेड आते हैं हमको वो सारे ही टॉपिक्स इसके अंदर कंप्लीट करने हैं, सारे टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है, जो क्रमबद्ध उपागम है उसमें एक एरिया को लेकर एक ही टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, लेकिन जो प्रादेशिक उपागम है इसमें भी एरिया तो एक ही लेते हैं, लेकिन इसमें सारे टॉपिक्स को लेकर हम एक साथ चलते हैं। तो इन दोनों के अंदर मेन यही डिफरेंस होता है। समझ में आ गया बेटा। अब देखिए आगे चलिए, अब देखिए जो भूगोल की शाखाएं हैं वो क्या हैं, भूगोल की शाखाओं के बारे में देखिए। अब इसके अंदर तो जो भूगोल की शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा भौतिक भूगोल। तो जो भूगोल की शाखाएं उसके अंदर भौतिक भूगोल में कौन कौन सी आती हैं, तो देखिए भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान। तो जैसे जैसे इनका नाम है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर डिस्कस होता है। जैसे भू आकृति, भू आकृति में क्या क्या आता है, इसके अंदर भूमि के ऊपर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो जो स्थलाकृति हैं, उन सभी का क्रमिक विकास, मतलब कब कब उनका विकास हुआ, उनसे संबंधित उनकी क्या क्या प्रक्रियाएं रही, ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, भू आकृति विज्ञान में सिर्फ यही डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट आता है जलवायु। अब जलवायु यानी क्लाइमेट, तो इसके अंदर क्या है, वायुमंडल की संरचना आती है, मौसम आता है, जलवायु, जलवायु के टाइप्स, जलवायु प्रदेश, मतलब जलवायु से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम किस में करेंगे, जलवायु विज्ञान में। थर्ड आता है बेटा जल विज्ञान। जल विज्ञान में जल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे जल परिमंडल के अंदर क्या क्या आता है, समुद्र, नदी, झील, जलाशय और बड़े बड़े ओशियंस, ये जो मतलब पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम किसमें करेंगे, जल विज्ञान के अंदर हम, या उन जल के अंदर रहने वाले कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन सी वनस्पति हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर किसमें, जल विज्ञान के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का अभिप्राय बेटा जो जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है इसके अंदर जो क्रमबद्ध भूगोल हमने जो अभी पढ़ा था, क्रमबद्ध भूगोल, भूगोल की शाखा में क्रमबद्ध भूगोल, इसमें कौन कौन सा आते हैं, भौतिक, सैद्धांतिक, विधि और तकनीक और मानव। अब इसके अंदर जो सैद्धांतिक है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब विधि वाले को भी दो भागों में बांटा गया है, 3 में है विधि वाला, 4 है, बल्कि सॉरी 4 में है। और इसके बाद जो भू संरचना है, भू सूचना, उसको 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से इन्हें सबको अलग अलग डिवाइड किया गया है। ये अब आगे क्या अंतरपृष्ठीय जीव भूगोल है। अंतरपृष्ठीय जीव भूगोल में क्या क्या आते हैं, जलवायु और जल विज्ञान, ये दोनों आते हैं। तो इनको अलग अलग इनका डिवीज़न किया गया है। इनके डिवीज़न के अकॉर्डिंग क्या है, इन्हें आगे इसका पूरा विस्तृत रूप दिखाया गया है। आगे आती है बेटा, नेक्स्ट आती है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल देखिए इसके नाम से पता लग रहा है, मृदा यानी कि मिट्टी। तो इसके अंदर क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, उनका रंग कैसा होता है, उनमें कौन कौन सी फसलों को ग्रो किया जा सकता है, उनके क्या उपयोग होते हैं, मतलब मिट्टी से रिलेटेड जो भी सारी टॉपिक्स हैं हम वो सारे किस में करेंगे, मृदा भूगोल के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा मानव भूगोल।
अब देखिए ये तो सारा किस में था, जो आपका क्रमबद्ध भूगोल था उसके अंदर भौतिक भूगोल में आ रहा था। अब सेकंड आता है बेटा मानव भूगोल। हम मानव भूगोल में जो मानव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है मानव भूगोल के अंदर, देखिए फर्स्ट पॉइंट किसका आ रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो फर्स्ट क्या आ रहा है इसमें, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। तो इसमें समाज के अंदर मतलब जो मानव की समाज में स्थिति कैसी है, वो किस प्रकार की गति करता है, और जैसी उसकी गति होती है उसी से रिलेटेड क्या है, वो सारे सांस्कृतिक तत्व इसके अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जनसंख्या या अधिवास भूगोल। अब जनसंख्या मतलब नगरों में कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसमें गाँव में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसमें उनका घनत्व क्या है, उनका लिंग अनुपात यानी कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्री हैं, कितने बच्चे हैं, वो सारा जो डाटा निकाला जाता है वो किसके अंदर आता है, ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, जनसंख्या या अधिवास भूगोल के अंदर। अधिवास भूगोल में देखो बेटा क्या आता है, अधिवास के अंदर जैसे नगरीय अधिवास के वितरण, जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण और नगरीय अधिवास के वितरण यानी कि जो अधिवास भूगोल है उसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका जो विस्तृत रूप आ रहा है वो किस प्रकार का है, वो बातें हम इसके अंदर इसमें अधिवास भूगोल के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है बेटा आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल के अंदर देखिए नेक्स्ट वन इज आर्थिक भूगोल। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक। अब जो इकोनॉमी हमारी कैसी होती है, जो भी काम हम करते हैं उससे हमारी इकोनॉमी होती है, चाहे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हमारा खुद का बिजनेस है, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, आर्थिक भूगोल में। तो जैसे मानव की जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, तत्व और सेवाओं का अध्ययन, मतलब जो भी कार्य वो कर रहा है वो सारे किस में आते हैं, आर्थिक भूगोल के अंदर ही आते हैं। इसके द्वारा ही क्या है, मानव की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, वो अमीर है, गरीब है, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा, आर्थिक भूगोल के द्वारा पता चलती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा ऐतिहासिक भूगोल। देखिए कोई भी चीज़ है उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका बैकग्राउंड, उसका इतिहास जरूर होता है। जैसा ज्योग्राफी ही है, तो ज्योग्राफी के पीछे क्या है, इसकी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है कि जो ज्योग्राफी है, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो भूगोल शब्द हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भूगोल शब्द की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था। तो इससे इस मतलब कहने का मतलब बेटा कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं से तो इसकी स्टार्टिंग है, वही इसका इतिहास कहलाता है। जो चीज़ें बीत जाती हैं पुराने उसमें, और वो क्या है जो पास्ट में चली जाती है, वो सारा क्या है उसका इतिहास बन जाता है। तो वही चीज़ें हैं ऐतिहासिक भूगोल के अंदर क्या 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 आता है कि जो भूगोल है वो क्या है शुरू से ऐसा ही है, या इसमें कुछ चेंजमेंट आए हैं, कुछ परिवर्तन आए हैं, पहले कैसा था ये अब कैसा है, इनके अंदर अगर तुलना की जाए तो मतलब ये सारी चीज़ें जो पहला और पहले पास्ट में जो चीज़ें चली गई वो सारी किस में आती है, ऐतिहासिक भूगोल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंदर देखिए क्या क्या बताया गया है। जो राजनीतिक भूगोल है इसमें क्या बताया गया है, राजनीतिक भूगोल में देखिए बेटा जो राजनीतिक भूगोल है इसमें यह राजनीतिक भूगोल यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। मतलब राजनीतिक भूगोल में क्या क्या आता है कि किसी देश की सीमा, उसके पड़ोसी देश और उनके साथ उनका कैसा संबंध है, कैसे उनके रिलेशन है आपस में, और साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार, मतलब जितनी भी जनसंख्या है उनके आपस में राजनीतिक व्यवहार, उनके आपस में कैसे व्यवहार है, कैसा उनका नेचर है, मतलब एक दूसरे के साथ कैसा कोऑपरेटिव है या किस टाइप के, जैसा चाइना और हमारे जो पड़ोसी देशों के अंदर भारत और के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों के साथ क्या हमारी शुरू से ही कंट्रोवर्सी रही है, शुरू से ही क्या हमारी लड़ाई झगड़ा रहा है इनके साथ। तो हमारे बाकी देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती है, राजनीतिक भूगोल के अंदर आती हैं। तो ये सारे किस में आते हैं बेटा, ये सारे मानव भूगोल में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इसका सी पार्ट आता है जीव भूगोल। सी पार्ट के अंदर क्या आता है बेटा, जीव भूगोल। अब इसके अंदर देखिए थर्ड पॉइंट के अंदर देखिए ये क्या आता है, थर्ड पॉइंट में जीव भूगोल आता है। तो जीव भूगोल में देखिए जो फर्स्ट है इसका जीव भूगोल। जीव भूगोल में भौतिक और मानव भूगोल, सबसे फर्स्ट क्या था भौतिक भूगोल, सेकंड क्या है मानव भूगोल। अब इन दोनों के अंतराप्रस्थ के फलस्वरूप क्या है, जीव भूगोल का विकास होता है। मतलब जिसमें भौतिक भी आती है मानव भी आते हैं, वो क्या कहलाता है, जीव भूगोल कहलाता है। तो जीव भूगोल के अंदर देखिए क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। जीव भूगोल में देखिए जीव भूगोल में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं बेटा, सबसे फर्स्ट है जीव भूगोल। इसमें पशु पक्षी, उनका निवास स्थान, उनकी भौगोलिक विशेषताएं, ये सारी चीज़ें जीव भूगोल के अंदर आती हैं।
सेकंड आता है वनस्पति, जो मतलब जंगल हैं, वन है, वनस्पति क्षेत्र हैं, उनके अंदर कौन कौन से जीव जंतु निवास करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वनस्पति भूगोल के अंदर आती हैं। थर्ड है बेटा पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान में जो अलग अलग जातियां हैं, प्रजातियां हैं, स्पीसीज, और उनका निवास स्थान, उनकी स्थिति, उनको कैसे मौसम की, कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है, वो सारी किस में आती, पारिस्थितिक विज्ञान में आती हैं। और नेक्स्ट आता है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण में पूरा जो संपूर्ण पर्यावरण है, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जैसे भूमि का जो ह्रास है, मतलब भूमि का ह्रास हो रहा है, भूमि खराब होती जा रही है, प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है, उसको पृथ्वी के संरक्षण की चिंता, मतलब जो भी ये टॉपिक्स आते हैं ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये सभी किसमें, पर्यावरण, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी बातें आती हैं वो पर्यावरण भूगोल कहलाती हैं। समझ में आ गया बेटा? आगे अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब देखिए बेटा प्रादेशिक, ये तो सारा किसके ऊपर था, क्रमबद्ध भूगोल के ऊपर रिलेटेड था। अब आता है जो हमने पढ़ा भी था, इसके दो भाग बताए गए थे, फर्स्ट था क्रमबद्ध भूगोल और सेकंड था प्रादेशिक भूगोल। अब देखिए जो प्रादेशिक भूगोल है उसके ऊपर आधारित कौन कौन से शाखाएं हैं। तो प्रादेशिक भूगोल में कौन कौन सी आती हैं, तो प्रादेशिक भूगोल में देखिए बेटा फर्स्ट आती है इसके अंदर वृहद मध्यम लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्र, सेकंड आती है ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र, थर्ड आती है प्रादेशिक विकास, और फोर्थ आती है प्रादेशिक विकास। मतलब ये मेन जो 4 पॉइंट्स हैं, ये वाले जो 4 हैं, ये किसके अंदर आते हैं बेटा, ये प्रादेशिक उपागम के अंदर आते हैं। अब इन सभी के अलावा दो पक्ष या 2 विषय ऐसे हैं जो सर्वनिष्ठ हैं, यानी कि वो उसके अंदर सब कुछ आता है, उसके अंदर ये नहीं है कि वो प्रादेशिक है या क्रमबद्ध है। 2 चीज़ें ऐसी जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो वो 2 पॉइंट्स देखिए बेटा कौन कौन से हैं। 2 पॉइंट्स में देखिए, उसमें फर्स्ट आता है दर्शन। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या आता है, दर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसके अंदर देखिए जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 2 पॉइंट्स में फर्स्ट क्या आता है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट है दर्शन। इसमें क्या क्या आता है, भौगोलिक चिंतन, भूमि और मानव की अंतःक्रिया। और सेकंड इसमें आता है विधि तंत्र और तकनीक। विधि तंत्र में क्या क्या आता है, सामान्य मानचित्र, मतलब इसमें जो मानचित्र कौन किन किन टेक्निक्स को यूज़ किया गया है, सांख्यिकी टेक्निक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, भूसूचना विज्ञान, मतलब भूमि से रिलेटेड जो भी हमें, कि अगर भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, तो उनके लिए जिन जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है दूर संवेद टेक्निक, सेकंड आता है भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसे GIS कहा गया है, GIS। इसके अंदर इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या बनती है बेटा, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और सेकंड आता है बेटा GPS सेकंड क्या आती है, P और S, GPS में क्या है, इसमें जो वैश्विक स्थितीय तंत्र कहा गया है इसे सिस्टम, यानी कि पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल और पारिस्थितिकी, इसका जो ग्लोबल इसका सिस्टम है वो इसमें पूरे वर्ल्ड का जो सिस्टम है वो उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो ये सारे थे कि इसके भूगोल की शाखाएं थी, भूगोल की शाखाओं के बारे में बताया गया है। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा, लास्ट टॉपिक में देखिए भौतिक भूगोल। लास्ट टॉपिक बेटा भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। जो भौतिक भूगोल है वो क्या है, जो भौतिक भूगोल हमने अभी पढ़ा वो, और इसका क्या महत्व है, तो वो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो देखिए जो भौतिक भूगोल जो हम अभी पढ़कर आए हैं, जो भौतिक भूगोल है वो किस लिए ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये भूगोल की शाखाएँ, मतलब जितनी भी हमने सारी शाखाएँ पढ़ी हैं, भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है, भूमंडल, वायुमंडल में मौसम, जलवायु, तापमान, वायु, वर्षा, जलवायु, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है। जलमंडल में क्या क्या आता है बेटा, जल से रिलेटेड जैसे समुद्र, सागर, झील, नदियाँ, ये सारी किस्में आती है जलमंडल में। तो 3 चीज़ें हैं बेटा, देखिए एक तो वायुमंडल, ओके, सेकंड है बेटा भौतिक भूगोल में एक तो वायुमंडल आ रहा है, ओके, नेक्स्ट आ रहा है बेटा आपका जलमंडल, और थर्ड आता है स्थल मंडल, या इसे भूमंडल भी बोलते हैं। अब जब इन तीनों ही चीज़ों को मिला दिया जाता है, ये आपने बेटा 8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास के अंदर भी था। अब आप लोगों को पता होगा जब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है, जब ये तीनों ही चीज़ें मिक्स कर दी जाती हैं, मिला दी जाती हैं, तो इन तीनों चीज़ों से क्या चीज़ नई बनती है, जो नई चीज़ बनती है वो बताइए आप लोग। इन तीनों को मिलाकर क्या नया बनता है, जब इन तीनों को प्लस कर दिया जाता है तो बेटा इन तीनों चीज़ों से जो नई चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है,
जीव मंडल या जैव मंडल, इसे जीव या जैव मंडल कहा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जीव मंडल या जैव मंडल ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जीव मंडल वो इन तीनों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ध्यान हो तो देखो मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ, ये आपको शायद डायग्राम देखकर याद आ जाएगा कि आपने ये 8th और 7th क्लास में भी था बेटा, ये डायग्राम 8th क्लास में भी था। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो, अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो शायद आपको देखकर ध्यान आ जाएगा। देखिए इस टाइप से हमने बुक्स के अंदर एक डायग्राम पढ़ा था, ये देखिए अगर आपको कुछ ध्यान आया हो तो ये देखिए इस प्रकार से। तो ये जैसे ये वाला फर्स्ट क्या है बेटा, ये वाला है हमारा जलमंडल, ओके। सेकंड क्या है हमारा, वायुमंडल, ठीक है बेटा। और थर्ड क्या है हमारा, भूमंडल या स्थल मंडल। अब देखिए जो ये तीनों ही चीज़ें जब मिल जाती हैं, इन तीनों चीज़ों के मिलने से जो ये नया एरिया बनता है, ये देखिए जो ये तीनों को, जिसके अंदर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, ये देखिए जो मैंने बीच में डार्क कलर से किया है बेटा, ये वाला जो एरिया है, जो रेड कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ये तीनों ही चीज़ें आ रही है, इसका क्या नाम दिया गया था बेटा, इसे जैव मंडल कहा गया था या जीव मंडल इसे कहा गया था। अब शायद आपके ध्यान आया होगा। तो इन तीनों ही चीज़ों के मिलने से किसका निर्माण होता है, जैव मंडल का निर्माण होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भौतिक भूगोल है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी तो क्या है, जो जैव मंडल है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है जैव मंडल में, मानव, मतलब जीव जंतु, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक संचालन, ये सारी चीज़ें, पारिस्थितिक संतुलन, जो मतलब जो फूड चेन होती है वो भी किसमें बनती है, जैव मंडल में ही बनती है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो क्या है, जो जैव मंडल है, बायोस्फीयर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और क्या है, ये जो फूड चेन है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। तो ये समझ में आ गया बेटा, शायद आपको देखकर याद भी आ गया होगा कि आपने जो 8th क्लास में भी पढ़ा था। इसके अलावा देखिए आगे क्या है, अब जो भू आकृतियाँ हैं जिसको मानव क्रियाएं, सारी मानव की क्रिया संपन्न होती है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे जबकि पठार पर वन और खनिज संपदा होती है, पर्वत, चरागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत कहा जाता है। जो जलवायु है वो हमारे घर के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति, पशुपालन, उद्योगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसी जलवायु होगी वैसी ही वहाँ पर वनस्पति होगी, उसी प्रकार के वहाँ पर उद्योग होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, आपस में एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम ये सोचें कि इनमें से किसी एक चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, एक चीज़ को हटा दिया जाए, तो क्या है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें लास्ट में यही बताया गया है, जो तापमान है, वर्षा है, वनों का घनत्व, घास प्रदेश, इन सभी के को क्या है सुनिश्चित करती है। जैसा तापमान होगा, जितनी अधिक वर्षा होगी वहाँ पर क्या है, जो वनों का घनत्व है वो भी उतना ही अधिक हो जाएगा। कम वर्षा होगी, जैसा राजस्थान में क्या है बेटा, बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पर क्या है उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वहाँ पे कांटेदार पेड़, जो छोटे छोटे, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती और कांटेदार वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जैसा जिस प्रकार की जलवायु होगी, उसी प्रकार की वहाँ पर क्या वनस्पति होगी, उसी प्रकार से वो सारी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं। आगे इसमें क्या आ रहा है बेटा, इसमें देखिए आगे इसमें क्या बताया गया, भूगोल क्या है, जो भूगोल है उसके बारे में बताया गया। तो जो भूगोल क्या, व्हाट इज ज्योग्राफी, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो इसके बारे में दो जो ज्योग्राफर थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो फर्स्ट क्या ही, भूगोल का उद्देश्य है धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना। ये किसने कही थी, रिचर्ड हार्टशॉन ने कही थी। और सेकंड क्या है बेटा, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करती है। तो ये किसने कही थी, अल्फ्रेड हेडनर ने कही थी। तो ये भूगोल के बारे में बताया गया। इस प्रकार से जो भौतिक भूगोल है प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन के बारे में बताता है। अब जो जीव भूगोल, जो जीव विज्ञान है, जीव भूगोल है, जीव मंडल है, उसके अंदर ये सब कुछ सारी चीज़ें आती हैं। अगर इनमें से एक चीज़ भी अगर नहीं होगी तो क्या है, वो जो पारिस्थितिक संतुलन है वो कैसा हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके लिए क्या है, भौतिक पर्यावरण का ज्ञान बहुत अधिक आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को बताता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने अपनी तरफ से बेटा कोशिश की है इसको इजी लैंग्वेज में समझाने की। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।